अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नायत और हमने जो एक एनएलई पे वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया है, उसी वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज हमारी दूसरी वीडियो है। और आज की वीडियो हमारी एनएलई पार्ट 2 के बारे में है। एनएलई पार्ट 2 का मतलब जो हमने कि सीएसई एग्ज़ाम देना है, क्लिनिकल स्किल्ड एग्जामिनेशन, उस एग्ज़ाम को आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने हैं और किस तरह उसको प्रिपेयर करके आप लोगों ने उसको पास करना है। अच्छा, सीएसई के एग्ज़ाम जो है क्लिनिकल स्किल्ड एग्जामिनेशन, ये पीएमसी ने अभी मैंडेटरी करार दे दिया है। इसमें यह है कि आप लोगों की वो क्लिनिकल स्किल्स को चेक करते हैं और क्लिनिकल स्किल्स को चेक करने का ये है कि इसमें उन्होंने आप लोगों के पास 20 मैंडेटरी स्टेशन रखे हैं, सॉरी 20 स्टेशन रखे हैं, जिसमें से एटलीस्ट 3 स्टेशन उन्होंने कहा है कि मैंडेटरी हैं। और इसका पासिंग क्राइटेरिया भी 70% है, मतलब आप लोगों ने 70% एग्जाम स्कोर इसमें लेना है तभी आप लोग पास होंगे। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों ने रिमेंबर करना है सीएसई एग्ज़ाम के बारे में वो ये है कि आप लोग 3 कंसेक्टिव अटैम्प्ट्स दे सकते हो सीएसई की। अगर आप लोगों ने 3 कंसेक्टिव अटैम्प्ट्स फेल कर दिए हैं, मिसाल के तौर पर आपने सीएसई दिया है, आपका फेल हो गया है, फिर आप दोबारा दे सकते हैं। दोबारा आपने सीएसई दिया है, दोबारा फेल हो गया है, तीसरी मरतबा आपने दिया है, तीसरी मरतबा फिर फेल हो गया है, तो इसके बाद आप लोगों को पार्ट 1 थ्योरी भी दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 3 कंसेक्टिव सीएसई के अटैम्प्ट्स फेल कर दिए हैं तो आप लोगों को थ्योरी एग्जाम भी पार्ट 1 भी दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम एनईबी एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस वक्त ये था कि जब पार्ट 3 में आप लोग जाते थे, जो कि क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन की तरह ही होता था, उस वक्त 12 स्टेशन होते थे, 15 स्टेशन होते थे। लेकिन अभी चूँकि इन्होंने 20 स्टेशन कर दिए तो उस वक्त ये होता था कि वो तकरीबन 98 to 99% बच्चों को वो पास कर देते थे, क्योंकि उनको पता है कि जो 2 स्टेप पहले पास कर चुके हैं, करके आ चुके हैं, वो इतने अच्छे ज़हीन बच्चे होते हैं। तो आप लोग भी अगर पार्ट 1 थ्योरी एग्ज़ाम 70% मार्क्स से पास कर लेते हो और हाउस जॉब भी आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो ये जो क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन है ये बहुत ईजी हो जाता है और ये पास करना बहुत ही आसान होता है। मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने ये एग्ज़ाम पास करना है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है जो सीएसई एग्ज़ाम के बारे में ये है कि इस एग्ज़ाम के 20 स्टेशन हैं, इसमें से 3 मैंडेटरी स्टेशन हैं। इसका टाइमिंग जो है वो 3 आवर एंड 20 मिनट्स हैं, सॉरी 3 आवर एंड 30 मिनट्स हैं। इसमें हर स्टेशन के ये होंगे कि 8 मिनट्स आप लोगों के लिए स्टेशन के होंगे, 2 to 3 मिनट्स आप लोगों को स्टेशन चेंज करने के लिए दिए जाएंगे। तो ये तकरीबन 10 to 11 मिनट्स का हर एक स्टेशन होगा, जिसमें आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मुंतकिल होंगे। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक स्टेशन पर एक टीचर बैठा होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक अलग सा प्रोफेसर बैठा होता है, वो आपसे ये कहता है कि 3-4 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोग अपने आप को, फिर वो आपसे 3-4 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद शायद वो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन दे देते हैं, आप लोगों ने क्लिनिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना होता है और उसके बाद वो आपसे डायग्नोसिस और उसकी मैनेजमेंट प्लान पूछते हैं। तो ये सारा कुछ उस एक उसमें हो जाएगा, एक स्टेशन में तकरीबन यही कुछ होता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम जा रहे थे तो मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को जीआईटी, हमारे पास एक जीआईटी का स्टेशन आया था, फिज़िकल एग्जामिनेशन का स्टेशन आया था। तो वहाँ पे जब हम गए थे तो उन्होंने जीआईटी के बारे में हमसे मुख्तलिफ 3-4 क्वेश्चन किए थे और क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने हमसे कहा था कि ये एक पेशेंट है, बाकायदा उन्होंने एक पेशेंट बिठाया होता है, एक बंदा बिठाया होता है, उसको समझाया होता है। तो उसके पेशेंट पे हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है और बाज़ औक़ात वो दे भी देते हैं कि आप लोगों ने क्या एग्जामिन करना है। मिसाल के तौर पर आप एब्डोमेन का एग्जामिन कर रहे हैं तो वो ये कहेंगे कि चलें आप एब्डोमेन में हमें मर्फी साइन करके दिखाएं, आप लोग हमें लिवर पल्पेट करके दिखाएं, आप लोग हमें स्प्लीन पल्पेट करके दिखाएं। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं हर एक स्टेशन में। तो इंशाल्लाह इन स्टेशन पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने हर एक स्टेशन को क्लियर करना है। तो इस पे भी एक अलग हर एक स्टेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना है कि आप लोगों ने हर एक स्टेशन को थोड़ा बहुत ये आप लोगों को जर्नल एक कंसेप्ट समझ आ जाए। तो 20 स्टेशन में ये है कि आप लोगों के 3 स्टेशन मैंडेटरी हैं। अच्छा, वो 20 स्टेशन कौन कौन से हैं? 20 स्टेशन में ये है कि आप लोगों के पास मेडिसन और अलाइड के 7 स्टेशन हैं, इसी तरह सर्जरी और अलाइड के 7 स्टेशन हैं, 14 हो गए। ओब्स और गायनी के 2 स्टेशन हैं, मतलब एक आप्स का हो गया, ऑब्स्टेट्रिक, और एक गायनेकोलॉजी का हो गया, 2 स्टेशन हो गए। पीडियाट्रिक्स के 2 स्टेशन हो गए और एक ऑफ्थल्मोलॉजी का है और एक ईएनटी का है। अच्छा, इसमें से मैंडेटरी स्टेशन जो है मेडिसिन अलाइड मैंडेटरी है, सर्जरी और अलाइड मैंडेटरी है, 2 स्टेशन ये हो गए। और इसके साथ ओब्स एंड गायनी
अगर लेट्स सपोज आप लोग हाउ जॉब ऑब्स एंड गायनी में करते हो, जिस तरह हमारे फीमेल कोलीग्स होती हैं, तो उनके लिए ऑब्स एंड गायनी मैंडेटरी स्टेशन होगा। लेकिन अगर आप लोग पीडियाट्रिक्स ऑब्स एंड गायनी में आप लोग हाउ जॉब नहीं करते और आप लोग पीडियाट्रिक्स में चले जाते हैं, तो आप लोगों के साथ जो तीसरा मैंडेटरी स्टेशन होगा मेडिसिन एंड लाइट के साथ साथ, वो पीडियाट्रिक्स होगा। तो ये 3 स्टेशन आप लोगों के पास मैंडेटरी हैं, मेडिसिन एंड लाइट, सर्जरी एंड लाइट, और इसके बाद ऑब्स एंड गायनी, या फिर आप लोगों के पास भी होगा पीडियाट्रिक्स। तो ये 3 स्टेशन मैंडेटरी हैं, ये आप लोगों ने लाजमी पास करने हैं। अच्छा, अब ये आप लोगों ने पास कैसे करने हैं? बहुत से हमारे स्टूडेंट्स वरी होते हैं कि हम लोग इसको कैसे पास करेंगे, मतलब 20 स्टेशन हैं, 20 स्टेशन का कोई पता नहीं है वो क्या पूछते हैं, तो हम लोगों ने इसको पास कैसे करना है। अच्छा, पास करने के लिए मैं जो आप लोगों को ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये एग्ज़ाम जो है क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम आप हाउस जॉब के बाद देंगे। अच्छा, हाउस जॉब के बाद आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, इतना कुछ आप सीख जाते हैं कि ये स्टेशन क्लियर करना आप लोगों के लिए निहायत ईजी हो जाता है। क्योंकि पीएमसी ने जो अपनी वेबसाइट पे गाइडलाइन दिए हैं, उन्होंने 40 पॉइंट्स दिए हैं, 40 पॉइंट्स। उन्होंने ये बताया कि ये पॉइंट्स हम आप लोगों से इस क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे, और ये 40 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ पढ़ के सुना भी देता हूँ, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि हाउस जॉब के कौन से पॉइंट पे आप लोगों ने ये 40 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। बहुत ईजीली आप लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं भी आती है, तो मेरी एक और इसे अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, हाउस जॉब इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में हाउस जॉब किस तरह करते हैं, हाउस जॉब में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके एक वीडियो है हाउस जॉब इन पाकिस्तान के टाइटल के नाम से, तो ये भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें भी आप लोगों के साथ मैं क्लियर किया हुआ है कि आप लोग किस तरह हाउस जॉब करके एक अच्छा मेडिकल ऑफिसर उसके बाद बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये 40 पॉइंट जो पीएमसी ने अभी दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को वो पढ़ के सुना देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने क्लियर करनी है ये चीज़ें। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं आप लोगों के पास, हम क्या क्या क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ टेस्ट करेंगे। पहला चीज़ जो है उन्होंने कहा है कि ऑब्टेनिंग एन अप्रोप्रिएट एंड रेलेवेंट हिस्ट्री आइडेंटिफाइंग द मेन फाइंडिंग्स। मतलब ये है कि आप लोगों ने हिस्ट्री लेना सीखना है। तो ये तो हाउस जॉब के एक मेन क्रक्स है कि आप लोगों ने हिस्ट्री किस तरह लेनी है। यही तो हम चीज़ें सीखते हैं कि हिस्ट्री किस तरह लेनी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस तरह बना दिया है, मैनेजमेंट क्या चीज़ें करनी है, परफॉर्मिंग सिस्टमिक एंड मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। ये भी आप लोग हाउस जॉब में करते हैं कि आप हिस्ट्री भी लेना सीखते हैं और उसके साथ साथ आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना सीखते हैं, ताकि आप लोग एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें। तीसरा पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस हाउस जॉब में यही तो हम सीखते हैं कि हमने डायग्नोसिस किस तरह बनानी है, क्या क्या चीज़ें हमने डिफरेंशिएट करनी है और उनको फिर कैसे हमने वेरीफाई करना है और एक डायग्नोसिस पे पहुँचना है। बहुत ईजी है हाउस जॉब ऑफिसर्स के लिए। चौथी है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, एनजी आउटपुट एंड यूरिन आउटपुट। ये भी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। आपने पल्स चेक करना होता है, बीपी चेक करना होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करनी होती है, टेम्परेचर चेक करना होता है, यूरिन आउटपुट, एनजी, कैथीटर, फॉली। ये चीज़ें तो आपने हाउस जॉब में करनी ही करनी है, तो ये आसान हो जाती हैं आप लोगों को। यही तो वो क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन में आप लोगों को यही चेक करेंगे। लेट्स सपोज वो क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन में ये आप उन्होंने एक पेशेंट बिठाया होगा और आपको ये कहेंगे कि चल इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक करें, या उन्होंने पेशेंट बिठाया होगा जो वो कहेंगे कि चल इस पेशेंट को हमें इसका टेम्परेचर चेक करें। तो ये चीज़ें तो आप लोगों ने हाउस जॉब में सीखी होंगी, तो आप लोगों के लिए स्टेशन पास करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि टेकिंग सैंपल ऑफ वेनस ब्लड टू टेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर कल्चर बॉटल। तो जब भी आप वो लेते हैं ब्लड सैंपल लेते हैं, जब भी हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर बॉटल होती है। हाँ, मतलब एक स्पेसिफिक ब्लड जिस कल्चर के जिस चीज़ के लिए हम ब्लड ले रहे हैं तो उनको स्पेसिफिक बॉटल में डाला जाता है और उनमें हेपरिन सोल्यूशन होता है। तो ये भी आप लोग हाउस जॉब में इजीली सीख जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर है कैरिंग आउट आर्टीरियल ब्लड गैस एंड एसिड बेस सैम्पलिंग फ्रॉम द रेडियल आर्टरी इन एडल्ट्स। मतलब ABG करने के लिए, आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस करने के लिए आप लोगों ने आर्टरी से ब्लड लेना है, ना कि वेन से। तो ये भी आप लोगों को हाउस जॉब के दौरान सिखाया जाता है, ईजिली सीख जाते हैं आप लोग। फिर है कैरिंग आउट, फिर है परफॉर्म इसेंशियल लाइफ सेविंग प्रोसीजर लाइक बेसिक लाइफ सपोर्ट, ट्रेकियास्टमी, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एंड चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन। अच्छा, ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है
BLS। अच्छा, BLS पे मैंने टोटल एक प्रोग्राम भी करवाया हुआ है। जब मैं चाइना में था तो मैंने उस पर एक टोटल प्रोग्राम करवाया हुआ है। ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। आप लोग वहाँ पे जाके BLS, CPR और ये बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स ये सारे आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ये चाइना में जब था तो वहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम करवाया था। कॉमन पब्लिक के लिए करवाया था, लेकिन हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके CPR और हेमलिक मैन्यूवर और ये सारा चेक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप जरूर देख सकते हैं। अच्छा, फिर है कैरिंग आउट नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट, NG ट्यूब तो हर हाउस ऑफिसर पास करता है फर्स्ट वीक में। और जब आप हाउस जॉब में होते हैं और आप लोग NG ट्यूब पास करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ये भी सिखाया जाता है, वहाँ पे ट्रीट भी ली जाती है कि आज हाउस ऑफिसर ने NG ट्यूब पास कर लिया। तो आप लोग ये तो आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, फिर है मेजरमेंट कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज आपने मेजर करना, वो एक मेजरमेंट डिवाइस होता है, वो तो हम घरों में भी चेक करते रहते हैं। फिर है कैरिंग आउट ए 3 and 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, ECG मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ये है कि वार्ड में ECG हमारे पास मशीन नहीं होती तो हम ECG चेक नहीं करते, लेकिन लेबॉर्ट्री में होती है तो वहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन बड़े सेटअप्स में ये होता है कि वार्ड में भी ECG मशीन पड़ी होती है और वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये भी आप 1-2 दिन में सीख सकते हैं, ये भी आसान है, तो ये भी आप लोग सीख जाएंगे। फिर है यूज़ द करेक्ट टेक्निक टू अप्लाई स्टीरॉयल स्वैब्स टू नोज, थ्रोट, स्किन एंड वोन्स। अच्छा, आप लोगों ने अभी हमने कोविड की प्रैक्टिस किया है, तो कोविड की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से हम नोज स्वैब लेते हैं, सैंपल लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ये भी आप लोगों को CS क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस किया जाएगा। तो ये बहुत ही 2-3 पेशेंट्स पे आप लोग करेंगे तो बहुत आसान है, आप लोग सीख जाएंगे विद इन 1 day or 2। फिर है requesting and interpreting the result of appropriate investigation to confirm clinical findings। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपके पास पेशेंट आया है, आपने उसके लिए टेस्ट लिखे हैं, लेट्स सपोज CBC लिखा है, तो आप लोगों के पास CBC की रिपोर्ट आ जाएगी। उस रिपोर्ट को पढ़ के आप लोग बताएंगे कि वेदर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या पैरासाइट इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है बॉडी में, कौन सा सेल अप है, कौन सा सेल डाउन है, और उसके मुताबिक आप मज़ीद टेस्ट करेंगे और उसको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे। तो ये भी हाउस जॉब का एक क्रक्स है, ये भी आप लोगों ने सीखना है और इजीली आप लोग सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर है इंस्पेक्शन ऑफ एक्सरेज ऑफ अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। यार एक्सरे तो आप लोगों ने सीखना ही सीखना है ना। जब आप हाउस जॉब में जाते हैं तो आप लोगों के पास डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं और आप लोग एक्सरे करवाते हैं और उनके एक्सरे देखते हैं। तो ये तो आसान है। अगर इस तरह का कोई स्टेशन अगर आप लोगों के पास है और होता है, हमारा भी होता था, ECG पे भी हमारा एक अलग सा स्टेशन था, एक्सरे पे भी हमारा एक अलग सा स्टेशन था, तो वो बहुत ईजी एक्सरे देते हैं। यहाँ पे क्लेवी का रप्चर होगा, यहाँ पे कहीं पे टिबिया फिब्यूला रेडिया अल्नस, ये अपर लिम्ब की कोई बोन फ्रैक्चर होगी या वहाँ पे कोई चेस्ट बोन कोई फ्रैक्चर होगी, तो ये आप लोगों को देंगे, आप लोग सीख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सेटिंग अप एन इन्फ्यूजन। ऑफ कोर्स, मिसाल के तौर पर आप IV लाइन करना सीख जाएं, आप लोग इंजेक्शन देना सीख जाएं और आप लोग इन्फ्यूजन देना सीख जाएं, तो ये भी हाउस जॉब के दौरान अगर आप लोग थोड़ी बहुत नर्सेस के साथ आप लोगों की थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन करके ये चीज़ें सीखते हैं तो ये आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और ये क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन में भी आप लोगों से चेक होंगे। फिर है प्रिस्क्राइबिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन। अच्छा, ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और टेक्निकल पॉइंट है कि आप लोगों ने ऑक्सीजन पेशेंट को किस तरह देनी है। ये आप लोगों ने सीखना है, कौन से पेशेंट को आप लोगों ने 100% सेचुरेटेड ऑक्सीजन देनी है, कौन से पेशेंट को नॉर्मल ऑक्सीजन 21% देनी है, तो और कितनी देनी है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। ये हाउस जॉब में मोस्टली इतना सिखाया नहीं जाता, बड़े सेटअप में ये सिखाया जाता है, तो आप लोगों ने ये भी सीखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम जब अभी कोविड की प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने खुद साल कोविड में प्रैक्टिस की है, तो वहाँ पे हमें ये सिखाया जाता था कि कौन से पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन देनी है, कब देनी है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करनी है, क्योंकि बाद ऑक्सीजन लंग्स के लिए हार्मफुल भी होती है। तो ये आप लोगों ने लाजमी सीखना है हाउस जॉब में। अच्छा, फिर है प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्टेबल इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस इंट्रावीनस ड्रग्स। फिर वही बात आ गई कि आप लोगों ने नर्सेज के साथ थोड़ा जाके कोऑर्डिनेट करके ये कहना है कि हमें आप लोग इन्फ्यूजन सिखाएं, IV लाइन सिखाएं, ब्लड सैम्पलिंग सिखाएं, इंजेक्शन देना सिखाएं। हम खुद सीखते थे, जब मैं हाउस जॉब कर रहा था तो मैं खुद कहता था, हमारी जो बाजीज़ होती हैं उनको मैं खुद कहता था कि मुझे इंजेक्शन लगाना सीखना है। IM इंजेक्शन लगाना हम पेशेंट को खुद लगाते थे, IV लगाते थे, इंट्रामस्कुलर जिस तरह या इंट्राडर्मल हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन वगैरह, तो हम ये खुद सीखते थे। तो ये भी आप लोगों को सीखना चाहिए।
अच्छा, फिर ये एक इंजेक्टिंग और टॉपिकली अप्लाइंग लोकल एनेस्थेटिक्स। अगर आप सर्जरी में हाउस जॉब करते हैं, जो कि मैंडेटरी है आप लोगों के लिए जॉब करना, तो वहाँ पे आप लोग जब ऑपरेशन थिएटर्स में जाते हैं, ओटी रूम्स में, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया भी सीख लेना चाहिए। ये आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कैरिंग आउट इंट्रावीनस कैनुलेशन, इंट्रावीनस मतलब आप लोगों ने आईवी लाइन सीखना है। फिर है कैरिंग आउट सेफ एंड अप्रोप्रिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ये हाउस ऑफिस के बहुत जिम्मे होती है कि अगर आप सेकंड टाइम इन्फ्यूजन करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पीजीज होते हैं, आप लोगों के साथ एपी या प्रोफेसर नहीं होते। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, बिफोर ट्रांसफ्यूजन आप लोगों ने क्या प्रोसीजर करना है, आफ्टर ट्रांसफ्यूजन क्या करना है, अगर कोई रिएक्शन हो जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है। तो ये चीज़ें बहुत आसान है। अच्छा, सेकेंड है कैरिंग आउट मेल एंड फीमेल यूरिनरी कैथेटराइजेशन, मतलब आप लोगों ने कैथेटराइजेशन सीखनी है। फोली करना, कैसे फोली कहते हैं, मेल को कैसे करते हैं, फीमेल को कैसे करते हैं, ये मेडिकल वार्ड में आसानी से सीख सकते हैं। फिर है कैरिंग आउट वार्ड राउंड एंड बेसिक वुंड क्लोजर एंड ड्रेसिंग। जब आप सर्जरी में जाते हैं तो वहाँ पे आप वार्ड राउंड करते हैं। आप, हमारा तो ये टीचर था, वो हमें डेली कहता था कि जख्म है ठीक है या ठीक नहीं है। ओटी के पोस्ट ओटी डे में, जब मतलब सेकंड डे होता था ओटी के बाद, तो वहाँ पे आप लोगों ने डेली ड्रेसिंग करनी है। तो हमें ये सिखाने के लिए कहता था कि चाहे पेशेंट ठीक है या नहीं है, वूंड ठीक है या नहीं है, आप लोगों ने ड्रेसिंग करनी है। तो वो डेली चेक करता था कि न्यू ड्रेसिंग हुई है या नहीं है। जिस हाउस ऑफिसर का बेड होता था वो चेक करता था कि इस पर न्यू ड्रेसिंग हुई है या नहीं हुई है। तो आप लोगों ने ड्रेसिंग भी करनी है और इससे भी वो सीखना है। तो ये चीज़ें आप लोगों से वो क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन में CSE में आप लोगों से चेक करेंगे। अच्छा, अप्लाइंग स्प्लिंट फॉर फ्रैक्चर, ऑफकोर्स जब फ्रैक्चर हो जाता है स्प्लिंट अप्लाई करते हैं। ये भी आसान है, ऑर्थोपेडिक्स में अगर आप लोग वो करते हैं 2-3 दिन हाउस जॉब, तो ये भी आप लोग सीख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है परफॉर्मिंग सर्जिकल स्क्रबिंग। आप जब आप ऑफकोर्स ओटी रूम में जाते हैं तो वहाँ पे स्क्रबिंग दी जाती है। हम चाइना में होते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल किया जाता है, स्क्रबिंग किस तरह करते हैं, हाथ को किस तरह वॉश करते हैं, फिर ओटी के ड्रेस किस तरह पहनते हैं और अपने आप को हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, स्क्रबिंग, ये सारा आप लोगों ने ओटी में जब जाएंगे 1-2 मरतबा तो आप लोग सीख जाएंगे। फिर है परफॉर्मिंग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड प्रोक्टोस्कोपी, ऑफ कोर्स DRE। जब आप सर्जरी में जाते हैं तो आपको DRE सिखाया जाता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन प्रोक्टोस्कोपी सिखाई जाती है सर्जरी के में इस चीज़ का। परफॉर्मिंग एंड इंटरप्रेटिंग पीक फ्लो यूजिंग सिंपल डिवाइसेस, पीक फ्लो मेजरमेंट आप लोगों को सिखाई जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप मेडिसिन वार्ड में होते हैं, एस्थमा के पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पे हम पीक फ्लो, एक्सपिरेटरी रेट और ये चीज़ें चेक करते हैं, तो वो आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू आर गुड कम्युनिकेटर्स। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बास टाइम आप लोगों ने ये मैंने अपने जो लेक्चर है हाउस जॉब इन पाकिस्तान, उसमें भी बड़े डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है कि जब आपको पेशेंट के साथ डील करना होता है तो कैसे आप लोग पेशेंट के साथ डील करते हैं, उसके अटेंडेंट के साथ कैसे डील करते हैं। और एक कम्युनिकेशन होती है पूरी, एक जो आपने सीखनी होती है अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, पेशेंट के साथ, उसके अटेंडेंट्स के साथ, और OPD में आप लोगों ने पेशेंट को किस तरह हैंडल करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और हाउस जॉब के दौरान सीखने। ये मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में कहीं ना कहीं मैंने बहुत आसानी से एक्सप्लेन की हुई है। तो आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को जब आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल भी आप लोगों को, ये कम्युनिकेशन स्किल का एक अलग से, हमारा तो वो था कम्युनिकेशन स्किल का एक अलग से स्टेशन था। और मुझे खुद याद है कि मेरा जो स्टेशन था उसमें ये था कि जो डॉक्टर बैठा हुआ था वो ये कह रहा था कि मेरा एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक है और मैं उसको ग्लूकोज एडवाइस कर रहा हूँ, लेकिन वो ग्लूकोज नहीं लगवा रहा, तो मैं क्या करूँ। आप लोग उसके साथ किस तरह कम्युनिकेट करेंगे कि पेशेंट ग्लूकोज लगवाने के लिए एग्री हो जाए। तो ये कम्युनिकेशन हमारी चेक कर रहे थे। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ें आ सकती हैं कम्युनिकेशन सेंटर में, जब कम्युनिकेशन स्टेशन आपका होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन सीखना। नेक्स्ट है demonstrating that they are sensitive, empathetic and response to the needs and expectations of patient irrespective of their caste, gender, economic status। मतलब आप लोगों ने पेशेंट के जो है ना उसके ख्याल रखना है, उसकी विश का ख्याल रखना है और वो पेशेंट क्या चाहता है, मेडिसिन नहीं ले रहा तो आप लोगों ने ये मेडिकल एथिक्स के 100 वो हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। मेडिकल एथ अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग मुझे भी ईमेल कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगा कि मेडिकल एथिक्स के जो 100 वो हैं 100 क्या बोलते हैं यार 100 वो हैं, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं 100
सिनेरियोज़ हैं, मेडिकल एथिक्स की बुक है उसमें के 100 सिनेरियोज़ हैं और उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं और बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हुई हैं कि मेडिकल एथिक्स में डॉक्टरों को क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है यूजिंग द करेक्ट टेक्निक्स फॉर मूविंग एंड हैंडलिंग पेशेंट इंक्लूडिंग दोज हु आर अफ्रेड। मतलब आप लोगों ने पेशेंट को कैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीखते हैं। आस्किंग फॉर पेशेंट फॉर इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब आप लोगों ने पेशेंट के साथ कंसेंट कैसे लेना है। जब आप लोग ओटी के लिए पेशेंट को लेके जाते हैं तो आप लोगों ने एक कंसेंट लेना होता है, तो वो कंसेंट इन्फॉर्म कंसेंट आप लोगों ने बताना होता है कि हम लोग ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इसके ये साइड इफेक्ट होंगे, इसका ये आउटकम होगा, और पेशेंट उस पर साइन करता है। तो ये आप लोगों ने इन्फॉर्म कंसेंट भी सीखना होगा। फिर है इंस्ट्रक्टिंग पेशेंट्स इन यूज़ ऑफ डिवाइसेस फॉर इनहेल्ड मेडिकेशन। जब आप एस्थमा के लिए पेशेंट को दवाई देते हैं तो वहाँ पे इनहेलर होते हैं, तो पेशेंट को अक्सर नहीं यूज़ करना आता होता, तो आप लोगों ने वो सिखाना है कि कैसे इनहेलर को यूज़ करते हैं। तो ये भी आप लोगों से CSE में वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा, डेमोस्ट्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ सेफ्टी प्रोसीजर इन्वॉल्व इन प्रिस्क्राइबिंग कंट्रोल ड्रग्स। अच्छा, जब भी आप लोग पेशेंट को ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वहाँ पे आप लोग सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों ने कौन सी ड्रग यूज़ करनी है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। डेमोस्ट्रेटिंग एंड साउंड नॉलेज कंसर्निंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, नॉन मेलिफिसेंस क्या है, ये वो अगेन 100 एथिक्स के सिनेरियोज़ हैं, उनमें ये आसानी से दिया गया है। Introducing themselves to the patients and colleagues with appropriate confidence and authority, ensuring the patients and colleagues understand their role, remit and limitations। मतलब ये भी है कि आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल, अगेन वो कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है। Demonstrating respect of patients' rights to refuse treatment or take part in teaching or research। मतलब आप लोगों ने पेशेंट के उसका ख्याल रखना होता है कि पेशेंट वेदर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, किसी रिसर्च प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, आप लोगों ने इस चीज़ों का ख्याल रखना है। बहरहाल जो क्रक्स है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का CSE एग्ज़ाम कैसे पास होगा। आप लोगों ने नंबर 1 हाउ जॉब करनी है मेडिसन में, उसके साथ में पीड्स में काम करना है, सर्जरी में काम करना है, और सर्जरी के साथ आप लोग या ENT रख लें या आर्थोपेडिक्स रख लें। हमारे फीमेल कोलीग सर्जरी के साथ ऑफकोर्स गायनेकोलॉजी रखेंगे। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स में अगर आप लोग जाते हैं, ये 4 डिपार्टमेंट्स, तो आपकी हाउ जॉब लाजमी क्लियर होगी, CSE एग्जामिनेशन क्लियर होगा। और इन चारों में आप लोग अच्छे से काम करते हैं और अच्छे से सीखते हैं तो CSE एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में कमेंट सेक्शन में हम लोग आपसे डिटेल में पूछ सकते हैं, हम लोग वहाँ पे भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का आंसर फिर भी नहीं होता तो हम एक अलग से इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग हमारी जो वीडियो है हाउ जॉब इन पाकिस्तान वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप लोग हाउ जॉब कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। और अच्छे डॉक्टर बनने के साथ साथ आप लोग ये क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन CSE एग्ज़ाम भी बड़े अच्छे से और इजीली पास कर सकते हैं। मैं फिर से यही कहूँगा, CSE एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप लोग हाउ जॉब बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अगर हाउ जॉब के दौरान आप लोग कोई वो नहीं करते, आप लोग भगोड़े नहीं बनते और इधर उधर से काम से जी नहीं चुराते, तो आप लोग CSE एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं, इजीली पास कर सकते हैं और अबाउट 70% आप लोगों को एग्जाम पास कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन। स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।